Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss about a revision of the topics that you have demanded. Okay, so I tried to cover the syllabus, the topics that you told me in कमेंट. सो इफ़ यू अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अगर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करके जाइएगा तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी. ओके, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करूँगा. काफ़ी टाइम बाद अभी वीडियो आ रही है बिकॉज कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, कुछ ग्लिचेस हो गए थे. सो सॉरी फॉर दैट, बट नाउ आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द वीडियोज़ दैट यू नीड timely. Okay, so we will do revision of education, that is meaning, bipolar process, tripolar process, Indian and Western concept, function of education, major issues in Indian education, major challenges in Indian education, diversity एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. देखिए, अगर आपके इन सब टॉपिक्स में कोई भी डाउट होंगे तो इस वीडियो से वो क्लियर हो जाएंगे. सेकेंडली, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है, बट हाँ, एक रिवीजन के तौर पे आपको हर एक पॉइंट जो इस टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट है उन सबको कवर किया है. सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अब वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एजुकेशन. एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जो एजुकेशन वर्ड है वो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से. ठीक है, लेटिन वर्ड का मतलब क्या है? लेटिन वर्ड एडुकेयर, एडुसियर एंड एडुकेंटम से. अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है, एडुकेयर का मतलब होता है लर्न करना. ठीक है, एडुसियर का मतलब होता है जानना, टू नो, किसी भी चीज़ के लिए आपको जानना. एडुकेटम का मतलब टू लीड आउट, किसी चीज़ को फ्रंट पे आके आपको सॉल्व आउट करना. अब कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हो. यही होता है एजुकेशन. ठीक है, नाउ एजुकेशन इज़ बाईपोलर प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है ना, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है. इसको हम ट्रेडिशनल प्रोसेस भी कह देते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स दे वर सेइंग अबाउट द बाईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो जिसमें क्या था, दो पर्सन्स होते थे, वन इज़ टीचर एंड वन इज़ स्टूडेंट. करिकुलम जो था वो टीचर्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता था और टीचर्स सिर्फ उस क्यूरिकुलम पे ध्यान रखते थे और स्टूडेंट को उसको क्यूरिकुलम के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देते थे. उनका फोकस जो होता था क्यूरिकुलम कंप्लीशन टू मेक द असेसमेंट रिपोर्ट्स, सिर्फ इतना ही होता था. बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था कि उसकी वीकनेस क्या है और किसके ऊपर वर्क करना चाहिए. ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द पीपल ओनली. इसमें एक पर्सनैलिटी जो थी वो एक्ट करती थी और दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती थी. ठीक है, एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस. ट्राइपोलर प्रोसेस मीन्स एडवांस्ड प्रोसेस. ठीक है, न्यू प्रोसेस. तो इसमें क्या होता था, 3 पर्सन्स होते थे. फर्स्ट इज़ टीचर, सेकंड इज़ पीपल एंड द थर्ड इज़ सब्जेक्ट मैटर. और इन सबको देखने के लिए, इन सबको डिसाइड किया जाता था इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. मीन्स जैसे उनकी सोसाइटी की डिमांड होती थी उस अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता था. अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो बेस्ट एग्जांपल इसकी हो सकती है जैसे कि कोडिंग. न्यू करिकुलम में कोडिंग को ऐड किया गया है कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर बिकॉज ये डिमांड ऑफ द टाइम है. इसकी ऐसी कोई नीड नहीं है बट डिमांड ऑफ द टाइम है बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट्स हो रही हैं. सो इसलिए कोडिंग को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है और इसलिए उसको एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया गया है. बट ऐसा नहीं है कि वो कंपल्शन हो गया है. कल को अगर उसका ट्रेंड चला जाएगा तो उसको सिलेबस कम कर दिया जाएगा. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके उसी को ही ऐड किया जाएगा. ठीक है, तो टीचर, पीपल और सब्जेक्ट मैटर, इनको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सूटेबल मैनर में मूव किया जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज उसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो ट्राई करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ट्राई टू मेक द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल. ठीक है, जैसे अगर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो कोडिंग सिखाई जा रही है तो हर कोई चाहता है कि भाई मेरे बच्चे की गेम्स पब्लिश हो जाए, मेरा बच्चा एक ऐप बना दे और वो वायरल हो जाए, सब उसी की गेम खेले, सब उसी की ऐप बनाए. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, उससे बच्चे का बेस खराब हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी टीचर्स पीपल्स के बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइपोलर प्रोसेस. नेक्स्ट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ये वो एजुकेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है. एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है. जैसे कि टाइम बाउंड लिमिट होती है, क्यूरिकुलम कंप्लीशन की, बच्चों के आने की, बस जाने की, सब चीज़ों की एक
प्रॉपर टाइमिंग होती है एंड एवरीबडी हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर टाइमिंग्स. ओके, दे हैव टू वर्क इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नो पर्सन इज अलाउड टू ब्रेक एनी रूल. ठीक है, अगर स्कूल का टाइमिंग 8 to 2 है तो वो 8 to 2 है. नो स्टूडेंट इज अलाउड टू कम ऑन 9 o'clock एंड टू गो एट 4 o'clock. कि टाइमिंग किसी के लिए भी चेंजेस नहीं हो सकती. वहाँ पे एक फॉर्मल तरीके से उनको अपने करिकुलम को कंप्लीट करना पड़ता है, जो उनका टाइम लिमिट है उसमें बाउंड होकर. ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इट कवर्स अ वास्ट एरिया ऑफ लर्निंग. कि ये जो फिक्स बाउंड टाइम में होती है बट उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे कि फॉर्मल एजुकेशन में होती है. इनको अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन करनी होती है, जैसे कि PhD डिग्रीज. ठीक है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, पर उसको करते करते 4 years भी हो जाते हैं. कि टाइम बाउंड होता है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं होता. ठीक है, इसमें परफेक्शन ज़्यादा मैटर करती है. नेक्स्ट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं है. ठीक है, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव है लर्निंग को सपोर्ट करना है. अगर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में नहीं ले सकता, उसके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई टाइम बाउंड लिमिट है, वो उसके पास कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं कि वो जॉब करते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, या ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज या कैंपस में नहीं जा सकते हैं, दैट टाइम दे कैन गो टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन. और उस सिस्टम में क्या होता है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ही स्टडी करते हैं. 1 year का कोर्स है तो 1 year में ही करना होगा, बट स्टडी के मामले में वो टाइम बाउंड नहीं है कि उनको मॉर्निंग 8 to 2 o'clock जाना पड़ेगा. ठीक है, कॉलेज टाइमिंग 9 to 3 है तो कॉलेज टाइमिंग में जाना पड़ेगा. वो अगर वो भी जॉब करते हैं, मॉर्निंग में वो जॉब कर सकते हैं एंड इवनिंग में दे कैन गो फॉर द स्टडी. दे कैन वॉच वीडियोज़ प्रोवाइडेड बाय द पर्टिकुलर नॉन फॉर्मल एजुकेशन अथॉरिटी. ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस लर्नर सर्टिफिकेशन कोर्सेज, गूगल भी जैसे बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है या कोई और कोर्स है जो कि बच्चे बहुत इजीली कर सकते हैं. कुछ फ्री कोर्सेज भी गूगल प्रोवाइड करता है जो कि 3 months के 6 months के इस तरह से होते हैं, जिससे कि वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं और उनको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है. तो ये कोर्सेज जो होते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे इंडियन कल्चर में एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, अब भगवद गीता के अकॉर्डिंग क्या है कि नॉलेज से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्योरीफाई करे, मीन्स जो आपको शुद्धता प्रदान करे. ठीक है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो आपकी शरीर की, आत्मा की शुद्धता के लिए जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतने ही आप एजुकेटेड पर्सन होंगे. ठीक है, तो नथिंग इज़ मोर प्योरीफाइंग ऑन अर्थ दैन नॉलेज. नेक्स्ट ऋग्वेद क्या कहता है कि जब आप अपने आप से ऊपर होके सोचना शुरू कर देते हो, इट मीन्स आपने एजुकेशन प्राप्त कर ली, यू हैव गेन द नॉलेज. उपनिषद के अकॉर्डिंग क्या है कि सल्वेशन क्या होता है? मुक्ति. ठीक है, जब आपको मुक्ति के आप एंड पे पहुंच जाते हो कि आपको मोक्ष प्रदान की मुक्ति हो गई है, तो वो उस टाइम पे आप अपने आप को कहते हो एजुकेटेड पर्सन. गुरु नानक जी के अकॉर्डिंग क्या था कि एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस ऑफ द पीपल. कौटिल्य, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन. कौटिल्य जी ने क्या किया था कि आप सब जानते हैं चाणक्य जी को, उन्होंने अपने जो उनका साम्राज्य था उसको बढ़ाने के लिए, उसकी नींव रखने से लेकर उसको बढ़ाने तक में बहुत योगदान दिया था. तो उनके लिए एजुकेशन का मतलब क्या था कि अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए आप जी जान लगा दो. ठीक है, वही एक एजुकेटेड पर्सन है. तो शंकराचार्य जी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब आपको अपने आप की रियलाइजेशन हो जाती है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका क्या एम है, क्या मोटिव है, तो जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया तो आप एजुकेटेड पर्सन हो. पाणिनि जी के अकॉर्डिंग कि हायर एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग वन गेट्स फ्रॉम नेचर. पाणिनि जी जो थे वो वातावरण के, नेचर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे. तो पाणिनि जी के अकॉर्डिंग क्या था कि वो वातावरण को बहुत मानते थे कि जितना नेचर अच्छा होगा उतने ही हम स्वच्छ रहेंगे. हमारे जो भी पर्सन है जो नेचर से जुड़ा हुआ है वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है.
ठीक है, अब आ जाते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट में ही आगे। विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग क्या था कि एजुकेशन का मतलब क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइस परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ मैन। जिस पर्सन के अंदर ही परफेक्शन है, जो अपने अंदर से ही हर चीज़ों को के बीच में तालमेल बना के चलता है, परफेक्शन के साथ चलता है कि ये सही नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं, तो अगर हम इनको इक्वल कर इस लेवल पे लेकर आए तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, मतलब तालमेल बनाने से मतलब है। ठीक है, टैगोर जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ अवर प्रॉब्लम्स इज एजुकेशन। जो हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की ओर रास्ता लेके जाता है, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप से सॉल्व कर लेते हैं, दैट टाइम वी कैन से दैट द वी आर एन एजुकेटेड पर्सन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब क्या था कि एक इंडियन ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इज नॉट मेरली अ मीन्स टू अर्निंग अ लिविंग। जो पर्सन एक अपनी आजीविका कमाने लग जाता है, सिर्फ वही एक एजुकेशन पर्सन नहीं है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 states that education ought to be related to the life, needs and aspirations of the people so as to be a powerful instruction of social, economical and cultural transformation। एक पर्सन जो अपनी सोसाइटी को, इकोनॉमिक को और कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज करने की क्षमता रखता है, जिसमें से गलत चीज़ों को रिमूव करने की क्षमता रखता हो, वही पर्सन एक एजुकेटेड पर्सन है। अब देखते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडम जी ने, अरिस्टोटल ने, हर्बर्ट स्पेंसर और रूसी जी ने और फॉर्बल जी ने क्या कहा था। एडम जी के अकॉर्डिंग क्या था कि एजुकेशन एक कॉन्शियस और डेलिब्रेट प्रोसेस है, जिसमें कि एक अपनी पर्सनैलिटी के अपॉन एक्ट करता है। जो उसकी पर्सनैलिटी है उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी नॉलेज को और उसके बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को कितना वो चेंज कर पाता है अपनी एजुकेशन के बिहाफ पर। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छे शरीर के अंदर एक अच्छी आत्मा का पैदा करना है। ठीक है, इट वाज मैन्स फैकल्टी स्पेशली हिज माइंड सो दैट ही मे बी एबल टू एंजॉय द कंटेम्पलेशन ऑफ सुप्रीम ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी ऑफ विच परफेक्ट हैप्पीनेस एसेंशियली कंसिस्ट। कि एक अच्छे शरीर के अंदर एक अच्छी आत्मा का निवास होना ज़रूरी है। जब वो चीज़ हो जाती है गेन, तब वो एक पर्सन एजुकेटेड है। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक कंप्लीट लिविंग, जहाँ पे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, अपनी आजीविका कमा सकते हो, अपने घर को, परिवार को खुश रख सकते हो। रूसी जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। जब एक बच्चा अपने आप से चीज़ों को सीखने लग जाता है, दैट मीन्स चाइल्ड इज़ गेटिंग टू बी एजुकेटेड। फ्रॉबेल जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज एनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जनरल प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक बच्चा जब अपने आप से इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को सीखने की क्षमता रखता है, वो चीज़ों को सोचता भी है, देखता भी है और समझता भी है और चेंजेस भी करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जॉन डेवी के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो आपने एक बार सीखा, फिर आपने उसको एनालिसिस किया, उसमें कुछ चेंजेस आए, आपने फिर चीज़ में मॉडिफिकेशन करके फिर से अपने ब्रेन में स्टोर किया। ठीक है, सो इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़। आप देखते हो कि किस एनवायरनमेंट में कौन सी नॉलेज, कौन सा आपका ज्ञान है जो काम आएगा। ठीक है, और उसको यूज़ करते हो। ज्ञान होना और उसको यूज़ करना दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, बट पेपर में कैसे लिखना है उस टाइम में आप भूल जाते हो, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेटो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जी, एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। आपको जो सही टाइम पे जो खुशी फील होती है या दुख फील करने की कैपेसिटी होती है, आपको एहसास होता है कि ये सही है या गलत है, उस टाइम पे आप कहते हो कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हो। रोज जी के अकॉर्डिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सन को डेवलप करते हो। ठीक है, नाउ जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। एक एजुकेशन का जनरल फंक्शन क्या है? जनरली अगर हम बात करते हैं कि एक पर्सन के अंदर जो इनेट पावर्स हैं, इंटरनल पावर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट हो सके, एक पर्सन का, उसकी पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, उसकी स्पीकिंग, लर्निंग, लिसनिंग, सब कुछ पे उसका वर्क हो सके। ठीक है,
कंट्रोल, रिडायरेक्शन, सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, करेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट, जितना भी बच्चे का जो एक अच्छा सा करेक्टर बन सके ताकि वो सही और गलत में पहचान कर सके, एक वो अपने गुड सिटीजनशिप को क्रिएट कर सके, कि वो अपने नेशन के लिए अपनी जिम्मेवारियों को समझे, ठीक है, उनकी सोशल फीलिंग्स को जगाया जा सके कि एज अ सोसाइटी अगर आप पार्क में बैठे हैं तो आपको कूड़ा कहाँ फेंकना है। ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आपको बताई जाए हर बार, ये एक आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि दिस इज़ योर सोसाइटी एंड यू हैव टू मेंटेन योर सोसाइटी योर सेल्फ। Okay, nobody will come to tell you that today the person will not come to clean this park, so you have to manage it. No, it's your duty. Even if the person is coming, even then your duty is to keep the waste in the dustbin. Okay, नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप अपने कल्चर को प्रिपेयर करते हो, उसमें से जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रिमूव करते हो, अच्छी चीज़ों को ऐड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्म्स, जो भी सोशल रिफॉर्म्स हुई हैं उनको देखना। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। एक अभी हमने जो करे वो एक जनरल थे जो कि हर पर्सन के लिए आ जाते हैं, वो एक जनरल फंक्शन एजुकेशन का। ह्यूमन की लाइफ में क्या है फंक्शन एजुकेशन का, कि मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट चेंज होने से पर्सन का रिएक्शन किस तरह से वो कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे उसका मन नहीं लग रहा है, डजंट मीन दैट ही विल स्टार्ट टू क्राई, नो, ही हैज़ टू एडजस्ट इन द इन्वायरमेंट। बच्चा जब स्कूल से घर से स्कूल जाता है, ठीक है, एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। इवन अगर मैं एग्जांपल लूँ कोरोना टाइम की, आप कोरोना टाइम के बाद में 2 साल के बाद एक प्रॉपर सिस्टम में स्कूल जा रहे हो और वहाँ पे स्टडी कर रहे हो, या कॉलेजेस जा रहे हो, वहाँ पे स्टडी करोगे, अपना एग्ज़ाम दोगे, जैसे कि पहले होते थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे प्रॉपर मैनर में। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हो। 2 साल जब कोरोना टाइम था तब आपने घर में रहने के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया, ठीक है, और तो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को रहने के लिए आपने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो आप अपने आप को मॉडिफाई कैसे करना है, आप उस चीज़ पे ध्यान देते हो। सॉरी, लाइटिंग इशू हुआ है कुछ। सो नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कैसे करते हो। अगर आप आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप उस सिचुएशन में भी अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एडोप्टेशन टू एनवायरनमेंट। आप अडॉप्ट कैसे करते हो। देखिए, एक चीज़ है मॉडिफाई करना और एक चीज़ है अडॉप्ट करना, ठीक है। अडॉप्ट करने का मतलब है कि जैसा था आपने उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, यू हैव नॉट मेड एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एंड मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपने उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, ठीक है। आपने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, आपने अपने अंदर चेंजेस नहीं किए, बल्कि अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस कर दिए, ठीक है। एंड अडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट मीन्स आपने इन्वायरमेंट में चेंजेस नहीं किए, आपने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे कि एग्जांपल हूँ, अगर मैं एक बच्चा है स्कूल में जाता है, उसको नहीं पता फर्स्ट पीरियड जैसे प्री नर्सरी केजी में क्या होता है कि मदर टीचर बैठी होती हैं, वही सारे क्लासेस लेती हैं, बट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास जो टीचर्स हैं वो चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, हर सब्जेक्ट का डिफरेंट टीचर आता है, ठीक है, या थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं कि जी हमारी अब एक मदर टीचर नहीं होगी, सब सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टीचर्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, कि किस तरह से आप एक अच्छा करेक्टर का पर्सन को डेवलप करते हो, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हो, उसको बताना नहीं पड़ता, उसको देखकर समझ में आता है कि क्या उसको रिएक्ट करना है, ठीक है। सो प्रिपरेशन फॉर लाइफ, आप लाइफ के लिए प्रिपेयर करते हो कि किस सिचुएशन पे आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, कोई आपको बताने ना आए, बट आपको खुद से पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सा डिसीजन सही है आपके लिए और कौन सा डिसीजन गलत है। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन्स, मेकिंग द मैन सिविलाइज्ड, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वेरियस अफेयर्स ऑफ वर्क। अब नेशनल लाइफ अगर हम नेशन के लिए देखें तो आपको ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपने टाइम आने पर आपको एक एज अ लीडर वर्क करना है, ठीक है, उस चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपको हर बार सिखाया नहीं जाएगा कि जब लीडर बनने का टाइम है आप लीडर बनने की आपको ट्रेनिंग देते हैं, फिर बाद में आपको लीडर बनने का काम करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको पहले ही ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से आपको किस टाइम पर रिएक्शन करना है, ठीक है, कौन सा एक्ट आपको परफॉर्म करना है एज अ लीडर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज सप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर्स, की जो स्किल्ड वर्कर्स जो कि प्रोफेशनल हो जाएं, जो एजुकेशन से अपनी नॉलेज जो उन्होंने बुक से ली है उसको अप्लाई भी कर सके, ठीक है। कॉन्शियसनेस ऑफ ड्यूटीज़, आपको अपनी ड्यूटीज़ पता है, आपको हर बार कोई बताने ना आए। नेशनल डेवलपमेंट, आप अपने नेशन की डेवलपमेंट में जितना भी जो भी आप हेल्प कर सकते हैं आप करें, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, अपने देश को अपने नेशन को जोड़ने का काम करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अगर भड़का रहा है तो आप भी उसमें लग जाएं, नहीं, आप उन चीज़ों को ख़त्म करें, नहीं, हमारा एक इंडिया है, हमारा एक नेशन है, हमारी एक यूनिटी है,
ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, हम एक नेशन की ओर देखते हैं कि अभी नेशनल डिमांड क्या है, क्या ज़रूरी है, ठीक है, उस चीज़ को प्रायोरिटी देने के बाद ही अपनी बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दें। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी, अपनी सोसाइटी को एफिशिएंट बनाने में आप अपना सारा टाइम स्पेंड करें या फिर अपना आपकी एजुकेशन को यूज़ करें, ठीक है। सो फॉर नेशनल लाइफ इट इज़ एसेंशियल दैट इट्स मेंबर्स हैव कॉमन इंटरेस्ट, सेंटिमेंट्स, पॉलिटिकल एम्बिशंस एंड नेशनल यूनिटी। आपका एक कॉमन इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बट आपका जो कॉमन है, कॉमन क्या है कि आपका एक नेशन है, आपको नेशन की प्रोग्रेस के लिए वर्क करना है, ठीक है। आप अपना बेस्ट देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये एजुकेशन का फंक्शन होता है कि एक पर्सन को किस तरह से डेवलप करना है कि वो अपने नेशन के लिए कैसे सही और गलत को डिसाइड कर सके। नेक्स्ट इज मेजर इश्यूज ऑफ इंडियन एजुकेशन। मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं? पहला, लैक ऑफ मनी, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर मनी नहीं है कि वो कम खर्चे पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जैसे कि बुक्स एक्सपेंसेस, नोटबुक एक्सपेंसेस, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, कि कम से कम खर्चे में उनको प्रोवाइड कर सके। तो लैक ऑफ मनी एक सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्टली हायर एजुकेशन। अब लैक ऑफ मनी तो है ही, जो हायर एजुकेशन है वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। उनके लिए जो एक्सपेंसेस हैं ईयर बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा हैं, वो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो एजुकेशन उसकी प्रॉपर हो नहीं पाती है। नेक्स्ट इज निगलेक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस को निगलेक्ट करना मीन्स अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी बोलना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि सब लोग इंग्लिश बोलना सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप अपने खुद की लैंग्वेज को निगलेक्ट करते हो, ये एक सबसे बड़ा इशू है कि हिंदी को कोई पसंद नहीं करता, हिंदी में कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, वहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए आप अपनी लैंग्वेज को बोलना नहीं चाहते। नॉट ओनली फॉर हिंदी, इफ़ यू आर तमिल, इफ और यू नो यू आर फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, यू आर फ्रॉम पंजाब लैंग्वेज, इवन देन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज एवरीबडी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सो नो प्रैक्टिकल नॉलेज, की आपको कंटेंट बहुत आता है जी, हमें तो बस PDF फाइल रटी पड़ी है, बस हम तो लिख देंगे, एक एक अक्षर हम चेप देंगे, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उसको जब आपको अप्लाई करना होगा क्लासरूम के अंदर जाके, तब आपको कितनी नॉलेज है? नो नॉलेज, ठीक है। तो मेजर इशू क्या है इंडियन एजुकेशन का, कि आप किताबी कीड़ा बन गए हो, बुक वॉर्म बन गए हो, कि आप पढ़ना चाहते हो, हमें PDF फाइल प्रोवाइड कर दो जी, हम तो सारे नोट चिपका देंगे लर्न करके, बट समझना नहीं चाहते, उसको अपने बिहाफ पे लिखना नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक मास्टर डिग्री कर ली, ठीक है, उसके बाद आप जॉब के लिए जाते हो। अब जॉब के लिए जब आप जाते हो, जो पोस्ट आप चाहते हो आपको एक तो वो नहीं मिलती, अगर वो मिल जाती है तो सैलरी पैकेज वो नहीं मिलता जो उस पोस्ट के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अब या तो अगर आपको पोस्ट नहीं मिली, इवन देन इफ़ यू हैव नॉट गॉट द सेटिस्फाइड मनी, इवन देन यू मेक चेंज। क्या चेंज करते हो आप वो लोकेशन छोड़ देते हो और दूसरी लोकेशन जाते हो जहाँ पे आपको आपकी मनपसंद पोस्ट और पैसा दोनों मिल जाते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि आपका दिमाग कहता है कि मुझे यहाँ मेरी पोस्ट नहीं मिल रही, मुझे वहाँ पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, आई विल मेक द चेंज ऑफ द लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्ड रिजर्वेशन एंड पेड सीट। अब देखिए इसका ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा लॉस क्या है, जो इंडियन कंपनीज हैं जो पैकेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, तो लोग क्या है आउट ऑफ इंडिया जा रही हैं, अपनी नॉलेज को वो वहाँ यूज़ कर रही हैं और उनकी इन्हांसमेंट में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट इज कास्ट रिजर्वेशन एंड पेड सीट। अब ये तो सबसे बड़ा इशू है जी इंडियन एजुकेशन में, कि आप SC को इतनी मिलेगी जी, जनरल को इतनी मिलेगी जी, जो कास्ट रिजर्वेशन है वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इशू है इस इंडियन एजुकेशन का, ठीक है। पेड सीट्स की हम जिस सीट के लिए पे कर देंगे, हमें तो बस एक सीट दिला दो जी, कैटेगरी में चलो छोड़ो, कैटेगरी में भी डाल दो, लेकिन हमें सीट दे दो। नेक्स्ट इज मास इलिटरेसी, बहुत ही कम लोग हैं जो लिटरेट हैं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेस्टेज होती है कि आप मान लीजिए लैब के अंदर काम हो रहा है, क्लास ओवर हुई है और आप चले जाते हो, ठीक है, सर्वर वैसे चल रहा है, सारी लाइट्स ऑन हैं और कंप्यूटर्स भी चल रहे हैं लैब के अंदर, बट नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जिससे बनती है ना, उसका भी तो, उनके सोर्सेज का भी तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा बहुत टाइम तक, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती है। पेपर्स प्रिंट होते रहे हैं, हो रहे हैं, बट उनका यूज़ क्या हो रहा है,
अगर मान लीजिए 100 पेजेस प्रिंट हुए हैं बच्चों को देने के लिए, तो उनमें से 50 ही काम आते हैं और 50 नहीं आते हैं, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रही है। जनरल एजुकेशन स्ट्रक्चर, जो जनरल एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि देखिए, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 5th क्लास तक या प्राइमरी विंग में, प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी में स्पेसिफिक सिलेबस ही नहीं है कि बच्चे को कितना करवाना है। जैसे 6 to 10 एनसीईआरटी में सिलेबस फिक्स है कि इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कितना भी आ जाए बट इतना तो आना ही चाहिए। वैसे ही हमारे प्री प्राइमरी में, प्राइमरी विंग में एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, कोई स्कूल बहुत ज़्यादा करवा रहा है, कोई स्कूल बहुत कम करवा रहा है, तो उस बिहाफ पे क्या है, एक नॉलेज गैप जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीख के आ रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत कम सीख के आ रहे हैं। जो ज़्यादा सीख के आ रहे हैं वो कहते हैं जी ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है, हम तो पता नहीं कहाँ ही बिठा दिया, हमें तो किसी स्कूल में ही डाल दिया, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है प्राइमरी एजुकेशन का, सबसे बड़ा इशू है कि सिलेबस फिक्स ना होना, और एक एज का भी कह तो देते हैं कि इतनी एज का बच्चे को हम इतनी क्लास में लेंगे, फर्स्ट क्लास में लेंगे, सेकेंड क्लास में लेंगे, बट फिर भी जब प्री प्राइमरी से बच्चे करके आते हैं, किसी ने 2 में डाल दिया, किसी ने 3 में डाल दिया, तो वो एक जो गैप रह जाता है उसकी वजह से बच्चों के थिंकिंग लेवल नहीं मिल पाते हैं, उनका नॉलेज लेवल नहीं मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटडेटेड सिलेबस, की एक ही सिलेबस है जी, वही चला आ रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से, उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है बट चलो कोई ना, चलता है, अगले साल देख लेंगे, तो उस करके बहुत साल निकल जाते हैं, तो बहुत ही आउटडेटेड सिलेबस, ये भी एक मेन इशू हो जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं। मेजर चैलेंजेस में फर्स्ट इज़ हाई ड्रॉप आउट। हाई ड्रॉप आउट में क्या होता है कि एक बच्चा है जिसने 5th क्लास में छोड़ दिया बिकॉज ऑफ एनी पर्सनल इश्यूज ऑफ द फैमिली, ठीक है, कोई कमाने वाला नहीं था, फीस वाला नहीं था, या कुछ भी ABC रीज़न है, उसने छोड़ दिया, 5th क्लास में छोड़ा। अब जब उसने दोबारा से मन बनाया पढ़ने का तो वो 8th क्लास में हो गया, कोई भी उसका जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए। सॉर्ट आउट होने के बाद अब वो फिर से पढ़ना चाहता है, लेकिन जो ये 5th to 8 के बीच में 3 इयर्स का गैप आया है वो कवर कैसे होगा, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है टीचर के लिए। बिकॉज एजुकेशन पॉलिसी में तो ये मेंशन कर दिया कि बच्चे को क्लास में एडमिशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एज, जिस एज के 6 एज के बच्चे को फर्स्ट क्लास में जाना है, अगर उसने प्री नर्सरी नहीं की है, डज नॉट मैटर, भाई वो तो फर्स्ट क्लास में जाएगा, बट वो जो सिलेबस है वो कवर करवाना एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर गवर्नेंस एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सन अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझते, भी हमें तो ये काम दिया है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो वो अपने आप देखेंगे जी, उनको चाहिए काम तो वो अपने आप करवाएंगे, किसी और से करवाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। अब एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए, अब जब उसने इतनी एजुकेशन प्रोवाइड कर ले ली है, उसने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, बट फिर भी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आ रही है, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है एजुकेशन सिस्टम के लिए कि उसको समझाएं कैसे कि भाई ये तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक कि लैब्स नहीं होंगे बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, चाहे वो मैथ लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, कोई भी लैब है, ठीक है। तो प्रॉपर अगर स्पोर्ट्स के खेल के लिए मैदान ही नहीं होंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पे, है ना। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज है। आज यहाँ पर रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं तो खिलाने के लिए पार्क कहाँ से बनाएंगे। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ टीचर्स। टीचर्स बहुत हैं भाई, हर कोई कहता है कि मैं तो ये पढ़ा दूंगा वो पढ़ा दूंगा, बट क्वालिटी ऑफ टीचर, क्वालिफाइड टीचर्स इज़ अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू प्रोवाइड। नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स के बीच में जो क्लोजर है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। करप्शन ऑफ स्कूल्स में करप्शन बहुत बढ़ रहे हैं, सीट लेने के लिए ऐसी होड़ लगी हुई है जी, हम तो कितने पैसे भर देंगे, है ना। तो करप्शन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। करप्शन एंड लीकेजेस ऑफ फंड, कि एक ने फंड दिया, दूसरे को पता चल गया, वो भी लेकर आ गया जी, मेरे बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, हमें सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेजर एक चैलेंजेस हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी टॉपिक। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि क्लास में एक टीचर ने सब बच्चों को एक जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने ज़्यादा नॉलेज ले ली, किसी ने कम ले ली, क्यों ले ली, क्योंकि उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है, उनमें भिन्नता है, उनका सोचने का लेवल डिफरेंट है, उनका नॉलेज को गेन करने का लेवल डिफरेंट है, वो जिस सोसाइटी से आए हैं वो थोड़ा लेवल डिफरेंट है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना, ठीक है, सबका अपने अपने तरीके से सोचना।
Skinner's view के अकॉर्डिंग टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। जब आप चीज़ को मेज़र कर सकते हो, मतलब टीचर ने पढ़ाया, एक बच्चे ने ज़्यादा लिखा, एक बच्चे ने कम लिखा, मतलब उन्होंने ज़्यादा कम में मेज़र कर दिया। समझ में आया? यहाँ पे मेजरमेंट का मतलब वो नहीं जी किलो 2 किलो में तोल दिया। आंसर को एनालिसिस किया और टीचर ने बताया कि इस बच्चे को ज़्यादा नॉलेज है, इस बच्चे को कम नॉलेज है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उसको नॉलेज को मेज़र करते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिफर, आप दो बच्चों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो कि जी कौन से बच्चा क्यों डिफरेंट है। नो इक्वल डेवलपमेंट, सबकी डेवलपमेंट इक्वल तरीके से नहीं हो सकती बिकॉज सबका थिंकिंग लेवल डिफरेंट होता है। मेजरेबल एस्पेक्ट, मेजर करने का तरीका सेम हो सकता है बट जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट रिएक्शन, सब बच्चे अपना अपना डिफरेंट रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस, हर बच्चे का रिएक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, किसी को बात समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, तो उनका रिएक्शन देने का तरीका भी डिफरेंट होगा। ठीक है, डिपेंडेंस मीन्स कि कोई बच्चा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई वो करेगा तभी मैं करूँगा, है ना। तो नेक्स्ट इज स्लाइट, मॉडरेट और एक्सट्रीम। किसी में थोड़ा बहुत चेंज है, किसी में बहुत ज़्यादा चेंज है, या किसी में 19-21 का फ़र्क है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कोई किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उनके आप डिफरेंसेस को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस अमंग सेम इंडिविजुअल्स, अब एक बच्चे के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, है ना। उसका थिंकिंग लेवल हर बार एक जैसा नहीं होगा। तो ये कुछ डाइवर्सिटी के करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी। इन सब डाइवर्सिटीज़ का कारण क्या है? पहला सोशल स्टेटस, सबका सोशल स्टेटस डिफरेंट होता है। अब एक गरीब का बच्चा है, एक अमीर का बच्चा है, तो उनका रिएक्शन का भी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उनके सोशल स्टेटस के ऊपर भी डाइवर्सिटी एक का डिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेटस, सेम इज इकोनॉमिकली बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना उसका उस अकॉर्डिंगली उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, रूरल अर्बन होम, जो बच्चे गांव में रहते हैं उनका रहन सहन डिफरेंट तरीके से होगा, जो शहर में रहते हैं उनका डिफरेंट तरीके से होगा। और जब वो अपनी लोकेशंस को इंटरचेंज करेंगे, जब गांव वाला लड़का बच्चा शहर में आएगा और शहर वाला बच्चा गांव में जाएगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस सीन, वी विल सी अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों के रिएक्शन के बीच में हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कल्चर, सबके कल्चर डिफरेंट होते हैं, है ना। किसी के किसी के ईद बहुत बड़ी मनाई जाती है, किसी की दिवाली बहुत बड़ी मनाई जाती है ना। तो सबके कल्चर डिफरेंट होते हैं। इन्वायरमेंट भी सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कि लोगों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, अगर वो प्लेन्स में आते हैं तो उनको कुछ स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं या हेडेक इश्यूज़ हो जाते हैं। और सेम जब प्लेन में रहने वाले लोग हिल्स पे जाते हैं तो उनको कुछ ऑक्सीजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कुछ ठंड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंग्वेज स्पोकन एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको लैंग्वेज रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम आती है, या डाइवर्सिटी का एक मेन रीज़न आप बता सकते हो, एक कारण आप बता सकते हो। कारण क्योंकि एक तमिल एरिया में आप जाते हो या गुजराती एरिया में जाते हो बट आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, दैन डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट एबल टू आप वहाँ पे रह नहीं पाओगे क्योंकि आपको लैंग्वेज रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज़ एज एंड इंटेलिजेंस। अब जिस बच्चे की एज ज़्यादा या कम होगी, अगर हम 6 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे के साथ एक क्लास में बिठा देंगे या पढ़ने के लिए डाल देंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम ना, उनके कैचिंग पावर में भी डिफरेंस होगा। सो टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, कोई बच्चा ऐसा है जो कोई पर्सन ऐसा है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, उनको जाके कम करवा देता है या उनके सुलह करवा देता है, बट कोई बच्चा ऐसा है जो उनके बीच में जाके लड़ने लग जाता है। ठीक है, एक पर्सन ऐसा है जो ऑफिस में जो उसकी बात बार बार काटी जा रही है बट स्टिल देवर कंट्रोलिंग द इमोशंस एंड विथ पेशेंट वेरी पेशेंटली देवर ट्राइंग टू स्पीक। ठीक है, तो ये कुछ डाइवर्सिटीज़ के कॉजेज़ हैं। सेक्स, रेस, हेरिडिटी, लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, क्योंकि देखिए जो हेरिडिटी क्या होता है, आनुवंशिकता। ठीक है, कि आपको आपके पेरेंट्स भी एंगर वाले थे तो आप भी एंगर वाले हो, आपके पेरेंट्स सॉफ्ट स्पोकन थे तो आप भी सॉफ्ट स्पोकन हो। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं डाइवर्सिटी के। ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्सिटी इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स, कि आप इंडिविजुअल पर्सनस की रिस्पेक्ट कैसे करते हो, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के फीमेल है तो उनसे मिसबिहेव नहीं करना, मेल बात कर रहे हैं तो आपस में कुछ भी बोल सकते हैं, फीमेल आपस में बहुत फ्रैंक होकर बात करती हैं, बट व्हेन मेल इज़ टॉकिंग टू फीमेल एंड द वाइस वर्सा दे वर वेरी कंट्रोलेबल, दे वर इन वेरी कंट्रोलेबल मैनर।
ठीक है. सो मैरिटल स्टेटस, एथनिसिटी, एज, वैल्यूज, रिलीजन, डिसेबिलिटी, दिस ऑल आर अबाउट टू रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट शोज देयर डाइवर्सिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी. कितने तरह की डाइवर्सिटीज़ हो सकती है, जैसे कि लैंग्वेज के बिहाफ पे अगर आप हिली एरिया में जाते हो तो वहाँ पे गढ़वाली या पहाड़ी बोली बोली जाती है. पंजाब साइड जाते हो तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है. गुजरात साइड जाओगे तो आपको गुजराती मिलेगी. ठीक है. तो इस तरह से जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज होने पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है. कल्चर डिफरेंट है तो उस वजह से भी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है. रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, रीजनल, कि जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो. पंजाब के अंदर भी 4 रीजन्स मिल जाते हैं, माझा, दोआबा. ठीक है. तो उनमें क्या है कि डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली, थोड़ी सी टोन चेंज हो जाती है ना. तो इस वजह से भी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी. प्रेम्बल क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक प्रेम्बल होता है. हमारे इंडिया का जो प्रेम्बल है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और रिटन फॉर्म में है. किसी भी कंट्री का प्रेम्बल रिटन फॉर्म में नहीं है, हमारे इंडिया का रिटन फॉर्म में है. सो ये क्या कंटेन करता है? प्रेम्बल में डिफाइन होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस फिलोसॉफी पर बनेगा, उसका सिद्धांत क्या होगा. हर रूल का, हर लॉ का एक मीनिंग होता है. वो मीनिंग बिना कोई भी लॉ डेवलप नहीं होगा. एक फिलोसॉफी होगी जिसके बिहाफ पर आपके पास एक वैलिड रीज़न होगा. जैसे कहते थे ना कि तेरे पास सबूत क्या है, किसी ना किसी वैलिड रीज़न के ऊपर हर चीज़ होगी. ठीक है. सो प्रेम्बल क्या रीड करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. इसमें क्या चीज़ डिस्कस की जाती है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, कि आप अपने मर्जी से सोच सकते हो, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो, आपको बोलने की फ्रीडम है, काम करने की फ्रीडम है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स की शॉप थी तो आप अपना जॉब नहीं कर सकते हो. ठीक है. आपके पेरेंट्स की शॉप बुक्स की थी तो आप कोई भी अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मन का कुछ भी कर सकते हो. सो प्रेम्बल आल्सो इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स. इसमें हर जगह मेंशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ किस कंट्री से ली गई है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड. कि आपको एक सबूत, जैसे कहते हैं कि सबूत क्या है तेरे पास जो तू मेरे ऊपर बात कर रहा है ना. तो आपके पास हर चीज़ का एक लॉ बनाने का एक रूल होना चाहिए कि जी आप इन पैरामीटर्स के ऊपर जाकर कि इन पैरामीटर्स को प्रूफ किए बिना आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th of November 1949 टू hereby we declare and enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन. हमने अपने आप को ही ये दिया था. ऐसे लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जहाँ चाहे जा सकते हो, रह सकते हो. ठीक है. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि ऑल ऑफ शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली. ठीक है. जैसे हम एक ही फैमिली में रहते हैं, डिफरेंट हमारी थॉट होते हैं, बट फिर भी हम अपने एक दूसरे मेंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं. इस प्रेम्बल एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स? नो. अगर प्रेम्बल इतना इंपॉर्टेंट है तो फोर्सेबल होना चाहिए, बट नहीं है. इसको कोर्ट फोर्सेबल नहीं करता कि आपको ये चीज़ें माननी ही पड़ेंगी. जैसे ड्यूटीज़ हैं वो हमारी ड्यूटी है, बट अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई कानून पकड़ के, हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी या हमारे ऊपर चलान हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं करता है. अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल्स. देखिए, अमेंडेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रेम्बल में अगर कोई रूल बना है, अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो या नहीं. अमेंडेबिलिटी मतलब चेंजेस करना. पहले ऐसा नहीं होता था, कोई भी चेंजेस नहीं होते थे, बट एक 1973 में केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, उसमें चेंजेस हुए थे. उसके बाद से ही अमेंडमेंट्स को अलाउ किया गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 इनफैक्ट अमेंडेड द प्रेम्बल एंड एडेड 3 न्यू वर्ड्स विद सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी. तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ डाली गई थी कि प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग ही इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था. सोशलिज्म, कि आप सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल. इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक का एक जो फ्रंट पेज होता है ना, जैसे इंडेक्स हम बनाते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या होगा, कहाँ पे जाकर आपको, इस पेज पे जाके आपको कौन सा डाटा मिल जाएगा. तो इस तरह से ये एक प्रीफेस होता है और एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है. तो अगर हम ब्रीफ में बोलें,
सो इन प्रेम्बल वी डिफाइंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कि कौन से अगर सेंटर के अंदर स्टेट के अंदर अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो वो किस स्ट्रक्चर में बनेगी। जैसे कि अभी एक स्टेट में से 2 स्टेट बनाई गई थी तो उनको एक ही कैपिटल अभी शेयर हो रही थी, बट वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट द आइडियल्स टू बी अचीव्ड कि इसका मोटिव क्या है, क्यों उनको चेंजेस किए गए हैं, उनको ब्रीफ में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव करता है, कोई कास्ट, रेस, क्रीड या प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, इनके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ मिसबिहेव हुआ है तो आप जाके कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस कर सकते हो। मतलब ये आपका फंडामेंटल राइट है, आप कहीं पर भी जाकर इसके रिगार्डिंग शिकायत दर्ज करवा सकते हो। सो दीज आर इक्वल टू फ्रीडम एंड दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर पर्सनल गुड एंड द सोसाइटी एट लार्ज। आपको इस इंडिविजुअल टॉपिक की एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये एक कंक्लूजन फॉर्म थी, ठीक है, आपकी रिवीजन के लिए है ये सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, ये आते हैं हमारे आर्टिकल 14 to 18। अब आर्टिकल 14 to 18 के अंदर भी कौन कौन सी इक्वालिटीज़ हैं ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं आइकन भी लगा दूंगी, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम मीन्स आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स आर्टिकल 23 to 24 में ये डिफाइंड है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 एंड कल्चरल एंड एजुकेशन रेमेडीज आर्टिकल 29 to 30। इन आर्टिकल्स के अंदर इनको अच्छे से डिफाइन किया गया है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। हियर आई एम नॉट एडिंग बिकॉज इट विल इंक्रीज द टाइम ऑफ द वीडियो, ओके। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स कि हमारी खुद की क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है हमारे नेशन के लिए। राइट्स तो वो हो गए ना जो हमें नेशन ने प्रोवाइड किए हैं, जी हम आपको ये राइट देते हैं, हम आपको फ्रीडम का राइट देते हैं, हम आपको इक्वालिटी का राइट देते हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में आपको भी तो कुछ देना चाहिए, तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सेट आउट किया गया था पार्ट 4A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, कि उसके इंडिविजुअल एक पर्सन की ड्यूटी क्या बनती है और एक नेशन के लिए ड्यूटी क्या बनती है, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन। ये सारी हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, कभी भी देश को जरूरत पड़ेगी हम आगे होकर इसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे, हम दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे, हम अपने कल्चर को भी रिलीजन के अकॉर्डिंगली खराब नहीं होने देंगे, ठीक है। हम सोशली एक वुमेन की डिग्निटी के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। हम अपनी यूनिटी बना के रखेंगे, हम अपने नेचर, अपने इन्वायरमेंट को, हमारे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, इन सबको संभालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा एक ह्यूमनिज्म है, हमारी एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म है, हम उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी और जो वायलेंस है उसको हम सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सब एक ड्यूटीज़ हैं हमारी जो हम उनको हमारे नेशन के लिए निभाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002 इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट टू मेक इंडिया सेफर प्लेस टू लिव, टू बी क्लीन एंड मेक द सराउंडिंग क्लीन एंड नॉट टू हर्ट एनीबडी फिजिकली एंड मेंटली। कि हम हमारे देश को ऐसा बनाएंगे कि कोई भी यहाँ पर आकर रह सकता है, इसके रूल्स को फॉलो कर सकता है, अपनी ड्यूटीज़ निभा सकता है, एक साफ स्वच्छ देश बनाएंगे जहाँ पर कि हर कोई रहना चाहे, ठीक है। तो ये था मेरा सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट आपकी स्टार्टिंग में और एंड में रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।